गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज मैंने जैसे आपको बोला था कि मैथमेटिकल टूल्स में आपका अगला लेक्चर किस पर होगा बेटा, इंटीग्रेशन पर होगा। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो बेटा जैसे कि मैंने कैलकुलस का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो कैलकुलस में हम लोगों ने क्या क्या जाना था कि कोई भी चीज़ क्या होती है बेटा, चेंज होती है। तो चेंज के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो क्या बताया था, डेरिवेटिव। दूसरा क्या बताया था बेटा, इंटीग्रल। इसको क्या बोलते थे बेटा, इंटीग्रल क्या मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना, किसी चीज़ को जमा करना। ठीक है बेटा, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। एक तो इस तरीके से चेंज हो सकता है। डेरिवेटिव में क्या बेटा होता था कि किस तरीके से चीज़ें कम हो रही हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल में ये दो हमारे बेसिक चेंज थे। तो अब देखिए बेटा, एक्यूमुलेट करने का क्या मतलब है, एडिशन और समेशन। तो इंटीग्रेशन की बेटा हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, एडिशन तो हम आसानी से कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, कुछ हमें नंबर दिए हों, जैसे हमारे पास x1 x2 x3। तो फाइंड, अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड सम, तो हम आसानी से जोड़ लेंगे। ये हमारे पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है, अलजेब्रिक सम कर देंगे। दूसरा एक और तरीका होता है बेटा, समेशन, सिग्मा। कोई हमारे पास फंक्शन हो f ऑफ n इक्वल्स टू 1 to n। तो इस तरीके से जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो f1 f2 f3, ये फंक्शंस की वैल्यू दी गई f4 अप टू fn। तो बेटा इनका समेशन अगर मुझे करना है तो हमारे पास एक और हथियार है, ये रहा। तो इंटीग्रेशन की हमें बेटा क्या ज़रूरत पड़ी, जैसे अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो बेटा हमारे पास सबसे पहले जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता था, जैसे विंडोज़ की XP आई थी, फिर बेटा विस्टा भी उसके साथ साथ आया, नया प्रोसेसिंग सिस्टम आया। फिर बेटा हम लोगों ने विंडोज़ 8 आई, फिर विंडोज़ बेटा 10 आई। ये सारे क्या थे बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम थे, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या थे, लेटेस्ट वर्जन। जैसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था वो बेटा क्या था, थोड़ा स्लो था। फिर जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसमें कुछ नई चीज़ आई, वो कुछ ज़्यादा फास्ट हुआ। तो टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, ऑपरेटिंग सिस्टम नए नए आते गए। सेम बेटा कहानी है समेशन की, कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें हम नॉर्मली या फिर एलिमेंट्री जो हमारे फॉर्मूले थे मैथमेटिक्स में, हम उनसे काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने एक नया तरीका ढूंढा, क्या था बेटा, वो इंटीग्रेशन था। सेम अगर हम कहें कि ये विंडो XP है, ये विंडो विस्टा है, ये बेटा क्या है, लेटेस्ट वर्जन। या फिर हम बोल सकते हैं कि बेटा समेशन तो इससे भी करते हैं, हमारा जो एग्जैक्ट या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कुछ इस तरीके के ऐसे ग्राफ्स होते हैं बेटा, उनका एरिया किस तरीके से निकालें। तो यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, ये एलिमेंट्री जो हमारी मैथमेटिक्स थी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि इसका एरिया कैसे निकालें। देखो बेटा, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो ये एरिया अंडर द ग्राफ यही होगा बेटा। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसके एरिया को बहुत आसानी से निकालना है। हमारे पास लेंथ, ये ब्रेथ दी गई है, कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो इसका एरिया तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। बट बेटा कुछ इस तरीके का एरिया आ जाए, अब ये एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने एक जुगाड़ बनाया कि किस तरीके से हम किसी चीज़ का कोई भी ऐसा ग्राफ हो, कर्वेचर कोई भी इस तरीके का ग्राफ हो, कर्व ग्राफ हो, जो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर ना हो, ठीक है बेटा, कर्वेचर फॉर्म में हो। ठीक, तो ऐसे ग्राफ्स का हम एरिया किस तरीके से निकालते हैं, किसकी हेल्प लेके निकालते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेके निकालते हैं। छोटी छोटी सी हम स्ट्रिप काटेंगे और सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के हम बेटा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मेरा इस पूरी फिगर का क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन भी बेटा क्या है, एक समेशन का तरीका है, एक समेशन का, एडिशन करने का, एक्यूमुलेशन करने का एक स्पेशल तरीका है, जिससे आज हमें सीखना है कि किस तरीके से कहानी चलेगी इंटीग्रेशन की। तो बेटा देखिए, इंटीग्रेशन को हम एक और चीज़ बोलते हैं, ये होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहानी क्या है, मतलब क्या है इस लाइन का। मैंने आपको पहले दिन बताया था जब कैलकुलस पढ़ाई थी
कैलकुलस का इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था कि बेटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बेटा क्या है, एक ब्लड रिलेशन है। तो वो ब्लड रिलेशन किस तरीके से है वो आज आपको पता चलेगा। देखिए बेटा इस लाइन का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एग्जांपल है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4। बेटा अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो y डी वाई ओवर डी एक्स, या फिर इसे हम f ऑफ x भी ले सकते हैं बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, और f ऑफ डैश x बेटा ये क्या होगा, 4 नीचे आ जाएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया 4x3। अब देखिए बेटा ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो 4x3 इज अ डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 4। बेटा 4x3 किसका डेरिवेटिव है, x टू दी पावर 4 का है। तो मतलब क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो बेटा उस फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रल होता है। जैसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 4x3, तो आप बहुत आसानी से बोल दोगे इंटीग्रल ऑफ 4x3 इज x टू दी पावर 4। बेटा जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x टू दी पावर 4 मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया आपको केवल समझाने के लिए, ये एग्जांपल है, ठीक है बेटा। सारे फॉर्मूले वगैरह मैं अभी आपको बताऊंगा, केवल अभी आपको ये जानना है कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है इंटीग्रेशन की। तो बेटा ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का अगर हम रिवर्स कर देंगे तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, उस फंक्शन का इंटीग्रल मिल जाएगा। बेटा इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन को एक और नाम बोल देते हैं, इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसे बोलते हैं एंटा डेरिवेटिव, जो भी आपको बोलना हो, एंटी डेरिवेटिव, एंटा डेरिवेटिव, और इसे बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है बेटा। तो इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। अब देखिए बेटा जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4। सेम एग्जांपल है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 100। अब देखिए बेटा इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 4x3 प्लस बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 4x3 प्लस 0 इज x टू द पावर 4 प्लस 100। देखिए बेटा यहाँ 4x3 प्लस 0, या फिर मैं बोलूँ 4x3 का डेरिवेटिव बेटा क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 100। यहाँ बेटा कहानी क्या है, x टू द पावर 4 का भी 4x3 का भी डेरिवेटिव बेटा क्या है, x टू द पावर 4, 4x3 प्लस 0 इसका भी बेटा एंटी डेरिवेटिव क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 100। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ बेटा 100 आ रहा है, यहाँ बेटा कुछ नहीं है, फिर भी दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है 4x3। लेकिन इस वाले में कहानी बेटा अलग क्या है, फंक्शन के साथ क्या x टू दी पावर 4 के साथ क्या जुड़ रहा है, 100 जुड़ रहा है, यहाँ बेटा कुछ नहीं जुड़ रहा है, बट डिफरेंशिएशन दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ दिक्कत आ गई। दिक्कत कैसे आ गई बेटा, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ 4x3 का इंटीग्रल अगर मैं करूँगा तो बेटा मेरे पास x टू दी पावर 4 आएगा, यहाँ भी 4x3 का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास x टू दी पावर 4 आएगा। तो फिर ये 100 कहाँ गया, दिक्कत यहाँ आ गई। या फिर मैं बात करूँ कि हमारे पास एक और फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 120, इसका डिफरेंशिएशन करूँ dy ओवर dx, बेटा इसका भी डिफरेंशिएशन 4x3 प्लस 0, और इसका एंटी डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव
या फिर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, x⁴। यहाँ पर भी बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴। यहाँ भी बेटा इंटीग्रेशन 4x³ का क्या है, x⁴। देखिए बेटा फंक्शन यहाँ बदल रहे हैं। जब फंक्शन यहाँ क्या था, y = x⁴, इसका डेरिवेटिव 4x³, बट इसका इंटीग्रेशन 4x³ का बेटा क्या है, x⁴। यहाँ भी 4x³ का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, x⁴, बट हमारा फंक्शन क्या था, x⁴ + 100। ये चीज़ गायब हो गई। यहाँ भी बेटा कहानी क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4x³ का, x⁴। यहाँ पर क्या बेटा गायब हो रहा है, ये चीज़ गायब हो रही है। अच्छा, ये चीज़ कहाँ गायब हो रही है, या फिर ये चीज़ है क्या बेटा, देखिए ज़रा, ये यहाँ पर आपको एक इनविजुअल टर्म दिख रहा होगा 0। यहाँ पर भी आपको ये इनविजुअल टर्म दिख रहा है 0। अगर मैं 0 को ना लिखूँ तो भी आपको समझना चाहिए कि +0 मतलब कोई भी इनविजुअल क्वांटिटी। तो ये इनविजुअल क्वांटिटी को हम बेटा किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन की 2 ब्रांचेस का जन्म होता है बेटा। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन, एक होता है बेटा इंडेफिनेट। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए बेटा डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या कहानी होती है। सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन के साइन वगैरह के बारे में जान लेते हैं बेटा। देखिए समेशन का साइन क्या होता है, समेशन होता है इस तरीके से, इंटीग्रेशन का बेटा साइन होता है इस तरीके से। बस इसको पकड़ के हमें खींच देना। ये बेटा क्या है, ये भी एस है, एस को हमने ऊपर से पकड़ के इस तरीके से खींच दिया। ये बेटा होता है इंटीग्रेशन का साइन। अगर मैं बात करूं कि मुझे 4x³ का इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन आपके पास कैसे दिया होगा, y = इंटीग्रल ऑफ 4x³ dy = 4x³ dx। क्योंकि बेटा dy/dx था 4x³, तो dy इधर चला गया dx, 4x³ dx। तो बेटा अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना आ जाएगा हमारे पास, x⁴। लेकिन बेटा टर्म कौन सा गायब हो रहा है, y की वैल्यू बेटा क्या आ गई है, x⁴। टर्म कौन सा गायब हो रहा है बेटा, कांस्टेंट टर्म। ये कोई कांस्टेंट टर्म है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा। यहाँ 100 है, यहाँ 120 है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हम यहाँ बेटा क्या ऐड कर देते हैं, एक c ऐड कर देते हैं। ये बेटा क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए बेटा जहाँ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं, इस तरीके का जो फंक्शन दिखता है, ये ऐसे इंटीग्रेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब ये डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा कैसा होता है, जब हम इसी इंटीग्रेशन में बेटा क्या लगा देते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड है कहाँ के लिए, a से b के लिए। मतलब a से b तक ही ये जाने वाला है, उसके आगे नहीं जाएगा, ना उससे पीछे जाएगा। तो बेटा a से b में जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब लिमिट्स लगा देते हैं, ये बेटा होती है अपर लिमिट और ये बेटा होती है लोअर लिमिट। याद रखिए, नीचे वाली होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। इसको जरा मैं मिटाल के साफ तरीके से लिखता हूं बेटा। देखिए बेटा अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y = इंटीग्रल ऑफ f(x) dx, या फिर मैं ये लिखता हूँ f(x) dx। बेटा ये होता है इंटीग्रैंड, ये होता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल, लिमिट a से b। ये बेटा होती है लोअर लिमिट, ये बेटा होती है अपर लिमिट। दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। अगर मेरे पास इस फंक्शन का आंसर निकल के आता है φ(x) प्लस कांस्टेंट, अगर बेटा इस टर्म में निकल के आ रहा है आंसर, इस टर्म में इस तरीके से निकल के आंसर आपका आता है, तो बेटा इसको बोलते हैं हम इंडेफिनेट।
इंडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि बेटा हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है ना, कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्ररी वैल्यू हो सकती है। और अगर बेटा लिमिट लगी हुई है, ये बेटा कब ऐसी वैल्यू कब निकल के आएगी, जब हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसी भी फंक्शन में, किसी भी इंटीग्रेशन में हम नहीं लगाएंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके का आंसर निकल के आएगा। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल। और अगर लिमिट हम लगा देते हैं, लिमिट के बाद जो भी हमारी वैल्यू निकल के आती है वो बेटा क्या होता है हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। अब थोड़ा इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकल भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ग्राफिकली हम समझा सकते हैं इंटीग्रेशन को। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास कोई ग्राफ है। अब मुझे बेटा क्या चाहिए, इस ग्राफ के नीचे का सारा एरिया चाहिए कि किस तरीके से इस ग्राफ के एरिया को मुझे निकालना है। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्या जुगाड़ है, हमारे पास कोई नॉर्मली जुगाड़ नहीं है कि हम इस एरिया को निकाल पाएँ, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हम इस एरिया को निकाल पाएँ। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, जुगाड़ बनाई एक, हम लोगों ने इसमें से छोटी छोटी स्ट्रिप्स काटी। इसकी बेटा ये चौड़ाई क्या है dx, इसकी ऊंचाई क्या है y1। एक और स्ट्रिप काटी सेम dx चौड़ाई की dx, और इसकी बेटा ऊंचाई क्या है y2। एक और स्ट्रिप हमने काटी सेम बेटा, इसकी चौड़ाई dx, इसकी ऊंचाई बेटा क्या है y3। ऐसे ही हमने बहुत सारी बेटा क्या काटी, पतली 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 से स्ट्रिप काटी, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स काट डाली हमने। ये yn इसकी हाइट होगी, हमने ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स काट ली बेटा। अब देखिए हर एक स्ट्रिप का मैं एरिया निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि बेटा ये हमारी रेक्टेंगुलर कैसी है, इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगुलर। बस थोड़ा यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाता है, ये ट्रायंगुलर शेप की आती है। इसीलिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं कि इतना, जब हम किसी चीज़ को बहुत छोटा छोटा पतला पतला काटेंगे तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। बेटा अभी यहाँ पर नेग्लिजिबल नहीं है, जब हम बहुत पतली पतली इनफाइनाइट स्ट्रिप्स काटते हैं तो बेटा ये क्या हो जाता है, इसका एरिया नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो हम इसको क्या बेटा ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में ले लेते हैं। अब देखिए बेटा, इसकी विड्थ dx, इसकी हाइट बेटा कितनी y1 y2 y3, इस तरीके से इसका एरिया बेटा कितना निकलेगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ dx इंटू y1। ऐसे ही सेम इस स्ट्रिप का एरिया बेटा क्या निकलेगा, dx इंटू y2। इसका बेटा क्या निकलेगा, dx इंटू y3। इसका क्या निकलेगा बेटा एरिया, dx इंटू yn। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप होंगी बेटा। अगर मैं सबका एरिया लेना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ yn dx एंड n इक्वल्स टू 1 to n। इस तरीके से बेटा एरिया आ जाएगा, मुझे इस पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। और इसको हम एकदम स्पेशल फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, इंटीग्रल yn dx एरिया। लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक, अब लिमिट देखिए हम कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं। मान लीजिए ये x इक्वल्स टू 1 है, ये x इक्वल्स टू यहाँ तक, ये x इक्वल्स टू x1, ये x इक्वल्स टू xn। तो लिमिट बेटा हमारी फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, x1 to xn। ये बेटा क्या है, ग्राफिकल तरीका है इंटीग्रेशन को समझने का। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन क्या है बेटा, एक तरीके से जुगाड़ है हमारा जोड़ने का, या फिर मैं कह सकता हूँ मैथमेटिक्स का वो टूल है जिससे हम आसानी से किसी भी कोई भी कैसा भी फिगर हो, हम उसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बेसिक इसके फॉर्मूले देखते हैं कि इंटीग्रेशन के क्या क्या फॉर्मूले हैं और इंटीग्रेशन किस तरीके से किस चीज़ का निकाला जाता है। देखिए बेटा, अगर मैं फार्मूलों की बात करूं इंटीग्रेशन की तो बहुत सारे फार्मूले हैं, और ये इंटीग्रेशन आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर है, बहुत बड़ा है। मतलब आप ये समझ लीजिए 12th क्लास में इंटीग्रल कैलकुलस 40% पूरे मैथमेटिक्स का पार्ट कवर करती है, पूरी कैलकुलस। तो आप समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा बड़ा ये हिस्सा है। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, 20 से 25 लगभग 30 एक्सरसाइज के आसपास है। मतलब
बहुत ज़्यादा बल्कि ये टॉपिक है, तो आपको यहाँ केवल उतना ही पढ़ना है जितना आपकी फ़िज़िक्स में यूज़ होना है। बाकी हम लोग आगे आगे देखते जाएंगे, जब जब हमें जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बताता हुआ चलूँगा। लेकिन ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक है, इसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हैं, इतना आपके फ़िलहाल तो फिज़िक्स में यूज़ नहीं होंगे। लेकिन देख लीजिए सारे फॉर्मूले मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इंटीग्रल, इस साइन को बेटा क्या बोलते हैं, इंटीग्रल या फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल x टू द पावर n dx, बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये बेटा सब में लगेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है सारे, इसमें लिमिट नहीं लगी हुई है। e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e टू द पावर x प्लस सी। इसका डिफ्रेंशिएशन भी सेम होता है, इसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है। अब देखिए बेटा अगला इंटीग्रेशन है a टू दी पावर x। a यहाँ पर क्या है बेटा, कोई भी कांस्टेंट है। a टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू दी पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। अगला क्या है बेटा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। तो 1 अपॉन एक्स dx का बेटा इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x। x मॉड क्यों आ गया बेटा x के पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉग नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं होता। अगला क्या बेटा हमारा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। देखो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप याद करिए ज़रा, कॉस एक्स हुआ करता था। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ऑपोजिट है, कॉस एक्स होता था तो यहाँ माइनस कॉस एक्स हो गया। अब देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बेटा, माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पर प्लस साइन एक्स प्लस सी है। क्यों, क्योंकि ये कॉस एक्स का बेटा क्या है, इंटीग्रल है, तो ऑपोजिट हो गया। मैंने क्या बोला था, इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आपको याद होगा tan x का डेरिवेटिव क्या होता था बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है बेटा, tan x। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स। आपको सारे फॉर्मूले अगर डेरिवेटिव के याद हैं तो आपको इंटीग्रल का आराम से याद हो जाएंगे। अब देखिए बेटा एक और चीज़ है, इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स मतलब सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन बहुत सारे इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारे फंक्शंस का पॉसिबल हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन सबका पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, जैसे साइन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन बेटा नहीं हो पाता। अगला देखिए इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स tan x dx क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स प्लस सी। ये सब हम निकाल भी सकते हैं, आगे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा उससे ये सारे निकल आएंगे, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट्स। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स dx, इसका बेटा क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। अगर साइन एक्स बेटा यहाँ पॉजिटिव हो गया तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए साइन किसके अंदर आता है, मॉड के अंदर आता है। इंटीग्रल ऑफ tan x dx बेटा क्या होगा, माइनस लॉग मॉड के अंदर कॉस एक्स। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx बेटा क्या होगा, इसका लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस tan x। अगला है इंटीग्रल ऑफ साइन ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है माइनस 1 अपॉन ए कॉस ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इंटीग्रल कॉस ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है बेटा 1 अपॉन ए साइन ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी एंड प्लस सी। अब देखिए बेटा इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ऐसा कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए। अगला हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, डी एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल डी एक्स ओवर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका बेटा होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूले सफिशिएंट है बेटा आपकी फिजिक्स के लिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, वो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, सारे क्वेश्चन नोट करिए, सारे क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए, तब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक सेकेंड, हमारा कौन सा हम पहला जो फॉर्मूला था x टू दी पावर n, अगर y इक्वल्स टू x टू दी पावर n dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। देखते हैं फंक्शन हमारे पास y इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बेटा है।
इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए बेटा पावर यहाँ पर कितनी है, पावर यहाँ 2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास x टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब आपको याद होगा हमारे पास एक फंक्शन था जो मैंने शुरू में एग्जांपल लिया था, y = 4x³ dx। इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो बेटा इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, देखिए बेटा 4 तो कांस्टेंट टर्म में ये बाहर आ गया, x³ dx बचा। अब देखिए बेटा ये x टू दी पावर n वाला केस है, x टू दी पावर n वाला केस है, तो इसका बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 एंड प्लस c। तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा 4 × x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल आउट, बेटा हमारे पास क्या हो गया x टू दी पावर 4 प्लस c। तो बेटा वही कहानी निकल आई हमारे पास। अगला हमारा क्वेश्चन है y = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। देखिए बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x² dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर -2 dx। अब ये बेटा किस तरीके का केस हो गया, इसी तरीके का केस हो गया, y = x टू दी पावर n dx सेम। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। तो हमारे पास क्या हो गया x टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, क्या हो जाएगा -1/x प्लस c। बेटा ये क्या हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। अगला जिससे मैं क्वेश्चन देखता हूँ, y = इंटीग्रल ऑफ 1/x टू दी पावर 5 dx। अब बेटा सेम हमें करना है, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, ये पहले हम लिख लेंगे x टू दी पावर -5 dx। अब क्या आगे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1। बेटा जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रल का साइन हट जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया x टू दी पावर -4 अपॉन -4, तो -1/4 x टू दी पावर 4। ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, y = x² + 2x² + x dx। इसका बेटा इंटीग्रल करना है। अब देखिए बेटा यहाँ 2x² है, यहाँ +x है, ये टर्म इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, बहुत आसान है, इससे कोई हम रूल नहीं बनाएंगे, सीधा डायरेक्ट एग्जांपल से देख लेंगे किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा देखिए dx से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x² dx + x dx, अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रल साइन अंदर आ गया x dx। अब देखिए बेटा यहाँ कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के, x² है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन है, तो बेटा x टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c। तो बेटा हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2x³ / 3 प्लस x² / 2 प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया। अगला हमारा जैसे क्वेश्चन आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेते हैं, y = इंटीग्रल ऑफ x प्लस साइन x dx। इस तरीके का कोई फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा हमें करना है। इंटीग्रेशन करेंगे सेम कहानी, x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस साइन x का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया है, -cos x होता है बेटा इसका इंटीग्रेशन, तो -cos x प्लस c। तो यहाँ बेटा हमारा क्या हो जाएगा, x² / 2 -cos x प्लस c। आपको बेटा फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले याद करे आपका काम नहीं चलेगा, तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ऑन द टिप्स। अब देखिए बेटा आगे हम लोग
अगला है हमारा क्वेश्चन है जैसे y इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस cos x और dx। बेटा ये इंटीग्रेशन आ जाए, कुछ नहीं करना है, पार्ट्स को अलग करना है, टर्म्स को अलग करना है। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर का x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1 इंटीग्रल ऑफ 3x²। बेटा इसका क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस बेटा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x + c। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया x³/3 प्लस 3 ये 2 + 1 3/3 x³ प्लस sin x प्लस c 3 से 3 कैंसिल आउट x³/3 प्लस x³ प्लस sin x प्लस c। तो बेटा ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं y इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e⁻x प्लस इंटीग्रल ऑफ e⁻x प्लस log x dx। ये इंटीग्रल आ गया। तो बेटा क्या होगा इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx, फिर से वही कहानी इंटीग्रल ऑफ log x dx। एक सेकंड बेटा यहाँ log नहीं लेते हैं, यहाँ 1/x ले लेते हैं बेटा 1/x 1/x। अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहता है। तो e⁻x प्लस 1/x का बेटा क्या हो जाता है log mod ऑफ x प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा इंटीग्रेशन आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अब आगे देखते हैं अगला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और बेटा थोड़ा लिमिट के भी देख लेंगे 2 क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y = 0 से tan x² प्लस x³ dx। बेटा ये हमारे पास कोई फंक्शन है 0 से 1 कर देते हैं, इसमें लिमिट लगे हैं। तो बेटा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही इंटीग्रेशन सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रल 0 से 1 x² dx प्लस इंटीग्रल 0 से 1 x³ dx। तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन x³/3 0 से 1 प्लस x⁴/4 0 से 1 इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए बेटा कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट तो x1 का क्यूब माइनस बेटा लोअर लिमिट 0 का क्यूब प्लस इसमें अपर लिमिट बेटा 1/4 तो बाहर आ गया। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1⁴ माइनस 0⁴। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/3। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 - 0 0 1 × 1 प्लस 1/4 × 1। तो बेटा कितना आंसर आ गया 1/3 प्लस 1/4। ये हमारा लिमिट। अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग x³/4 प्लस x⁵/3 dx 0 से 2। ये हमारे पास कोई फंक्शन है बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबको पता है, अलग अलग कर लेते हैं। 0 से 2 x³/4 dx प्लस 0 से 2 x⁵/3 dx। बेटा इंटीग्रेशन x³ का बेटा क्या होगा 1/4 तो बाहर आ गया x3 + 1 अपॉन 3 + 1 और लिमिट बेटा 0 से 2 प्लस 1/3 बाहर आ गया x⁵ + 1 अपॉन 5 + 1 लिमिट 0 से 2। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/4 x⁴ और ये 3 × 4 4 बाहर आ गया लिमिट 0 से 2 प्लस 1/3 5 1 6 × 6 x⁶ लिमिट 0 से 2 1/4 4 = 16 लिमिट पुट करेंगे बेटा x की जगह पहले 2⁴ - 0 प्लस 1/18
2 की पावर 6 माइनस 0 की पावर 6, यहाँ पर 0 की पावर 4। तो बेटा इस तरीके से हम कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अब बेटा अगला हमारा है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बेटा देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स बहुत आसान है बेटा। मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ u v dx। इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे? अगर हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो बेटा देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन v dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और फिर इसका होल इंटीग्रल का। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन है मेरा y इक्वल्स टू x साइन x। बेटा इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे? x साइन x dx। तो देखिए बेटा इसमें ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा सेम सिमिलर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx ओवर dx एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन x dx और फिर बेटा dx होल इंटीग्रल। ये बेटा देखिए x साइन x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है? माइनस कॉस x इंटू माइनस कॉस x माइनस, अब डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन बेटा पावर 1 है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका 1 हो जाएगा। तो अंदर क्या चल रहा है? इंटीग्रल ऑफ ये 1 हो गया, ये इंटीग्रेशन साइन x dx का बेटा क्या होगा? माइनस कॉस x माइनस बेटा बाहर आ गया, यहाँ क्या हो गया बेटा? प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx। देखिए बेटा माइनस x कॉस x यहाँ प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस x बेटा, इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया? माइनस x कॉस x। अब देखिए कॉस x का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस का साइन x, प्लस का साइन x एंड प्लस c। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? साइन x माइनस x कॉस x प्लस c। अगले बेटा देखिए हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए y इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x कॉस x dx। अब देखिए बेटा इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अच्छा ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम डिसाइड कैसे करते हैं? तो अब देख लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला ILATE इसके हिसाब से ये बेटा होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। ये बेटा फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने के लिए इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला याद करना है आईलेट। इसमें जो स्टार्टिंग में है वो फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे। मतलब अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन दिया जाए, जैसे ये x cos x है, इसमें फर्स्ट किसको डिसाइड करना है, सेकंड किसको डिसाइड करना है, तो ये किस तरीके से डिसाइड होगा इस फॉर्मूले से। देखिए अगर सारे फंक्शन हमें दिए गए हैं तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा बेटा? इन्वर्स को हम फर्स्ट मानेंगे। अगर इन्वर्स नहीं दिया गया है, अगर ये 4 फंक्शन दिए हैं तो उन 4 में लॉग होगा, उसके बाद एल्जेब्रिक होगा फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। अब इस वाले केस में बात करूं तो ये क्या है बेटा? एल्जेब्रिक है x और cos x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, इसलिए एल्जेब्रिक को हमने फर्स्ट माना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड माना है बेटा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है बाई पार्ट्स का, कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन
ऑफ सेकेंड और होल इंटीग्रेशन। तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन x है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ dx ओवर dx, x का बेटा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos x dx एंड होल dx। ये बेटा x और cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेटा sin x माइनस इसका डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा cos x का sin x, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल, ये तो बेटा 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन हुआ और ये ख़त्म हो गया sin x dx। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया x sin x माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, तो प्लस माइनस अंदर वाला बाहर आ गया प्लस cos x प्लस c। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे y इक्वल्स टू आपको दे रखा है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए बेटा इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, अभी भी एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद, तो ये फर्स्ट हो गया बेटा और ये सेकंड फंक्शन हो गया हमारा। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और इसका होल बेटा dx। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर cos x का बेटा क्या होगा sin x माइनस, अब देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो इंटीग्रेशन 2x, और देखिए बेटा cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा sin x dx, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए बेटा एक्स स्क्वायर sin x माइनस, अब यहाँ देखिए बेटा ये x sin x dx ये फिर से इंटीग्रेशन के अंदर आया है और ये फिर से बेटा कैसा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक। इससे पहला वाला एग्जांपल हमने यही तो किया था x, देखिए बेटा x cos x, यहाँ पर भी कुछ कहानी ऐसी आ गई x sin x, फिर से हमें यहाँ बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो बाई पार्ट्स फिर से लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन बेटा यही होगा, 2 को हमने क्या ले लिया बेटा 2 को हमने कहाँ ले लिया, 2 हमारा आ गया बाहर, दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ, 2 हमारा आ गया बाहर। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx ओवर dx इंटीग्रल साइन x dx और बेटा होल पे क्या यहाँ dx, ये हमारा इंटीग्रेशन। देखिए बेटा x स्क्वायर साइन x माइनस 2, अंदर बेटा x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस cos x, तो माइनस x cos x माइनस, ये डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, तो हमारे पास ब्रैकेट में किसका इंटीग्रेशन बचा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसका बेटा क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस का cos x और ये होल बंद। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2x cos x, अब देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस और ये बाहर वाला माइनस, तो माइनस हो गया माइनस 2 cos x प्लस c, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए बेटा ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप ट्राई करिए। यहाँ हमारा बेटा इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, इतना ही इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत है, पढ़ाते पढ़ाते ये पूरा 2-2.5 महीने का टॉपिक होता है इंटीग्रेशन, तो 2 दिन में ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, या फिर 2 लेक्चर में मैं कहूँ तो आपको केवल फिज़िक्स में इतना ही पढ़ना है। अब बेटा हम अपना फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का, यूनिट एंड डायमेंशन। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए अच्छे से और आगे तैयारी करिए बढ़िया से, इनको आप कॉपी पर नोट करके इनकी प्रैक्टिस करिए दोबारा से, आपको अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे।